मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज मैं अरस्तु के क्रांति सिद्धांत पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछली कक्षा में भी मैंने अरस्तु की व्याख्यान पर चर्चा देते हुए बताया था कि अरस्तु का जो क्रांति सिद्धांत है, अरस्तु ने क्रांति के 3 कारण बताए: मूल कारण, सामान्य कारण और विशेष कारण। और इन मूल कारण में उसने असमानता को क्रांति के लिए जिम्मेवार बताया तथा सामान्य कारण में शासकीय धृष्टता या किसी व्यक्ति में सम्मान की आकांक्षा, उच्चता का भाव, कुछ लोगों में भय का व्याप्त हो जाना, कुछ लोगों द्वारा यानी धनिक तंत्र द्वारा गरीब लोगों को का पर घृणा करना, आपसी विद्वेष, आपसी मतभेद, जातीय मतभेद, किसी राज्य के किसी एक अंग या पद की शक्ति में अनावश्यक वृद्धि, अल्प परिवर्तन की उपेक्षा, शासक वर्ग की असावधानी, विदेशी तत्व, मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति, निर्वाचन संबंधी गड़बड़ियों को उन्होंने क्रांति के सामान्य कारणों के रूप में बताया। आगे बढ़ते हुए तीसरे कारण पर हम आज चर्चा करेंगे। उन्होंने क्रांति के विशेष कारण के रूप में भी कई बातों पर ध्यान दिया है। सबसे पहले वो कहते हैं क्रांति के विशेष कारण के अंतर्गत कि एक तंत्र या राजतंत्र में क्रांति का जो मुख्य कारण होता है वह आपसी झगड़ा, आपसी ईर्ष्या, घृणा और शासकीय निरंकुशता, ये सब मूल रूप से कारण होते हैं क्रांति के। दूसरे वो कहते हैं कि जनतंत्र में क्रांति क्यों होता है, तो जनतंत्र में क्रांति के लिए वो जिम्मेदार ठहराते हैं कुछ बागवीरों को। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग झूठ सच का सहारा लेकर सत्ता हथियाने के लिए जोशीले भाषणों के माध्यम से जनता को भड़काते हैं और उसे क्रांति करने के लिए उकसाते हैं तथा अवसर आते ही उसके माध्यम से सत्ता अपने हाथ में कर लेते हैं। यानी जनतंत्र में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जनता को भड़का करके और सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और इस तरह से क्रांति होती है। धनिक तंत्र में क्रांति का कारण, धनिक तंत्र में वो क्रांति का कारण बताते हैं कि 2 कारण होते हैं। एक तो धनिकों के द्वारा गरीबों के प्रति घृणा भाव या अन्यायपूर्ण व्यवहार। दूसरा, धनिकों में व्याप्त आपसी ईर्ष्या या द्वेष भाव और गुटबंदी। ये दोनों ही स्थिति में जनता जो है इस धनिक तंत्र के विरुद्ध क्रांति करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी ये 2 कारण जो बता रहे हैं, पहला कारण ये कि धनी व्यक्तियों द्वारा निर्धनों के प्रति जो घृणा भाव रखा जाता है या उनके साथ जो अन्यायपूर्ण वो व्यवहार करते हैं, इससे क्रांति होती है। दूसरा, क्रांति का ये भी कारण है कि धनिकों के बीच आपस में ईर्ष्या और द्वेष भाव तथा गुटबंदी जब होती है तो उसी में से एक धनिक कुछ लोगों को उकसा करके और क्रांति करवा देता है। तो धनिक तंत्र का जो ये दुर्गुण है, ये क्रांति के लिए जिम्मेवार है। फिर वो कहते हैं कि कुलीन तंत्र में क्रांति का क्या कारण है।
यानी विभिन्न तरह के शासन व्यवस्थाओं में जो क्रांति होती है उनके कारणों पर वो चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि कुलीन तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण ये होता है कि इसमें शासकों की संख्या बहुत कम होती है और कुलीनों की संख्या को जैसे ही बढ़ाया जाता है तो उनमें पद प्राप्त करने की लालसा बढ़ जाती है और इससे उनके बीच संघर्ष उत्पन्न होता है और यही संघर्ष बाद में क्रांति का रूप ले लेता है। अरस्तु न सिर्फ क्रांति के कारणों पर चर्चा करते हैं बल्कि वो क्रांति के कारणों पर चर्चा करने के बाद क्रांति को रोकने का उपाय भी बताते हैं और क्रांति के रोकने के उपाय या उपचारों का वर्णन करते हुए भी उन्होंने कई तरह के उपायों पर सुझाव दिया है। उनके इस उपायों को इन उपायों का समर्थन करते हुए डनिंग कहते हैं कि अरस्तु क्रांतियों को उत्पन्न करने वाले कारणों की विस्तृत सूची देने के पश्चात उसके समान ही उनको रोकने वाले प्रभावोत्पादक उपायों की सूची भी देता है। यानी अरस्तु न सिर्फ क्रांति के कारणों की चर्चा करते हैं बल्कि जिस तरह से वो क्रांति की चर्चा करते हैं उसी तरह से क्रांति को रोकने का उपाय भी बताते हैं। मैक्सी इस ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि अरस्तु ने जिस स्पष्टता से तथा विवेक के साथ क्रांति के कारणों का वर्णन किया है उतनी ही स्पष्टता के साथ उसके उपचारों का भी वर्णन किया है। अब उनके हिसाब से क्रांति को रोकने के जो प्रमुख उपाय हैं उन उपायों में वो सबसे पहले कहते हैं कि क्रांति को रोकने के लिए ये ज़रूरी है, वो शासकों को ये निर्देश देते हैं कि वो संविधान के अनुरूप नागरिकों को शिक्षा दे। वो नागरिकों को इस प्रकार से शिक्षित करे कि उसमें संवैधानिक मूल्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो। संविधान में वे अपनी आस्था को जागृत ही नहीं सुदृढ़ भी करें। संविधान में निष्ठा रखने वाले जो नागरिक होंगे वो कभी भी क्रांति का मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे। वे अपने लक्ष्य संवैधानिक उपचारों के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दूसरे, वो कहते हैं कि जनता में कानून के पालन की भावना को जागृत की जानी चाहिए। क्रांति के एक जरूरी उपचार के रूप में वो शासक वर्गों के लिए ये निर्देश देते हैं कि नागरिकों के हृदय में कानून पालन की भावना को वो सुदृढ़ करें और ऐसा उनके मन में बिठाया जाए कि वे अपना हर कार्य कानून के अनुसार करने के आदी बन जाए। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि शासकों को ये भी चाहिए कि हर छोटे बड़े कानून के उल्लंघनों का कठोरता से दमन किया जाना चाहिए। कानून के पालन के प्रति जनता में भय बनाए रखने के लिए छोटे से छोटे कानून के उल्लंघन को भी सरकार द्वारा माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो ये छोटे छोटे उल्लंघन ही जो है बाद में राज्य के अस्तित्व को नष्ट कर देंगे। जनता जो है क्रांति कर देगी और राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके लिए वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से निरंतर छोटा छोटा जो खर्च किया जाता है वह धीरे धीरे सभी पूंजी को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार के कानून के उल्लंघन की छोटी छोटी छूट देने पर भी वह राज्य के लिए घातक साबित हो सकती है। इसके बाद वो कहते हैं कि आनुपातिक समानता की स्थापना की जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि अरस्तु बताते हैं कि असमानता जो है क्रांति की जननी है।
असमानता की भावना क्रांति को बढ़ावा देती है, क्रांति का मूल कारण होता है। हर एक व्यक्ति, इसके लिए ये ज़रूरी है कि शासक को ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हर व्यक्ति को वैसा कुछ प्राप्त हो सके जिसकी योग्यता वह धारण करता है या जिसको पाने के वह अधिकारी है। आनुपातिक समानता की स्थिति को लागू करना क्रांति का प्रमुख उपचार है। शासकों को इसे चरितार्थ करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोगों के प्रति लोगों में जो है कानून के प्रति सम्मान का भाव बना रहे और अन्याय का शिकार होने का शंका या संदेह उनमें उत्पन्न न हो सके। आगे वो कहते हैं कि क्रांति को रोकने के लिए ये भी ज़रूरी है कि सत्ता का केंद्रीकरण रोका जाए। सत्ता एक ही हाथों में या कुछ ही हाथों में केंद्रित होता है तो उससे भी क्रांति होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और उसमें सभी वर्गों को उसके महत्व के अनुसार भागीदार बनाया जाना चाहिए ताकि उसे भी लगे कि वह शासन कार्य में सहभागी है और शासन के विपरीत जाने की भावना उसमें उत्पन्न न हो सके। आगे वह कहते हैं कि नागरिकों में देशभक्ति की भावना का भी विकास किया जाना चाहिए। ये भी ज़रूरी है क्रांति को रोकने के लिए कि लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाया जाए। बाह्य संकट का भय नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करने का एक सफल साधन होता है। सचेत और सजग नागरिक देश की सुदृढ़ता के प्रतीक होती है। देशभक्ति की भावना उन्हें देश की खातिर हर तरह का त्याग करने वाला बनाते हैं, हर तरह का कष्ट झेलने वाला भी बनाते हैं। सबसे प्रबल तत्व क्रांति का मार्ग अवरुद्ध करने वाला जो है वो देशभक्ति की भावना है। देशभक्ति की भावना के कारण जनता जो है वो सदैव जागृत रह करके राज्य के अस्तित्व के लिए कार्य करता है और राज्य के विरोध जाने का कोशिश नहीं करता है। क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु एक और उपाय बताते हैं। कहते हैं कि शासकों को जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि शासक जनता के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जन भावनाओं का वो सम्मान नहीं करते हैं, तो इससे जनता में क्रांति की भावना उत्पन्न होती है, उनमें शासक के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है। तो इसलिए वो चाहिए शासक को कि वो सदा शिष्ट, विनम्र और सद्भावपूर्ण व्यवहार जनता के प्रति रखे और इस तरह से वो क्रांति की भावना को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। अरस्तु आगे कहते हैं कि राज्य सत्ता का व्यक्तिगत लाभ के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसे व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। जो भी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो यह इस भ्रष्टाचार के कारण भी लोगों में क्रांति की भावना उत्पन्न होती है। तो भ्रष्टाचार रहित शासन राज्य को अस्थायी, सुरक्षित और सुशासन बनाता है, सुशासित राज्य बनाता है और क्रांति का एक सफल प्रतिरोधक साबित हो सकता है। वो आगे कहते हैं कि क्रांति को रोकने के लिए यह भी ज़रूरी है कि विदेशियों
को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर बहाल नहीं करना चाहिए। यदि बहुत ज़रूरी हो, एक तो विदेशियों को लिया जा सकता है, उसकी सेवा ली जा सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर उसकी बहाली नहीं की जा सकती है। ऐसे पदों पर उसे नहीं बिठाया जा सकता जहां जा कर के वो राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच सके और राज्य के खिलाफ जो है वो काम कर सके। उच्च पदों पर बैठे लोगों में विवाद नहीं होना चाहिए। उन लोगों में जो मतभेद होता है वो भी कई बार क्रांति का कारण बनता है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि क्रांतिकारी तत्वों को पनपने का अवसर भी नहीं देना चाहिए। जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की समुचित व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि जनता में शासन के प्रति आक्रोश उत्पन्न न हो और ये आक्रोश क्रांति का कारण बन जाते हैं। इस तरह से अरस्तु जो है क्रांति को रोकने के लिए ये कारगर उपाय बताते हैं। उनके द्वारा जो उपाय बताए गए हैं वो आज भी पूर्णतः और व्यवहारिक और वास्तविक है। वे उपाय वे प्राचीन यूनानी नगर राज्यों के लिए उपयोगी नहीं थे, बल्कि आज की राज्य व्यवस्थाओं के लिए भी उपयोगी है। और राज्य को क्रांति से सुरक्षित रहने के लिए अरस्तु ने जो रास्ते बताए हैं वो आज भी व्यवहारिक हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।